हाँ जी। क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या डिस्कशन चल रहे हैं? मैथ सॉल्व कर रहे थे, अच्छा। वेब टेक्नोलॉजी में आज मुझे दो टॉपिक और आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। एक तो है वेब पब्लिशिंग, और जिसे बोलते हैं हम वेब होस्टिंग, और दूसरा है एक्सएमएल। तो पीछे जो बैठे हुए हैं वो आगे नहीं आ सकते? रिजर्व छोड़ देते हो आप लोग? ये खाली है। सब लोगों ने फॉर्म कंप्लीट फिल कर लिए? दोनों दोनों लेवल के लिए किस किस ने भरा है? बोथ लेवल के लिए एक, और बाकी सब जूनियर लेवल। अच्छा। अब देखिए, एक जो टॉपिक है वेब होस्टिंग वाला, तो होस्ट करने से क्या हम लोग समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट? होस्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजर और होस्ट सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सेम ही होंगे। ऑर्गेनाइज करने वाला मतलब कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाला, और होस्ट करना मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को भी कौन डील कर रहा है, वो अलग चीज हो जाएंगी हमारी। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम आता है हमारे सामने, या प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो प्रोग्राम के अंदर तो मल्टीपल एक्टिविटीज होती है, बट उसको एक लीड करने वाला, उसको एक इंट्रोड्यूस करने वाला एक एंकर होगा, जो कि होस्ट का काम करेगा। ठीक है। अब जब हम अपने किसी भी वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं, तो वेबसाइट क्रिएशन में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में टॉपिक पढ़ा था कि वेबसाइट को प्लान करते हैं हम, और उसके बाद उसका हम एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, जिसको हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन हम उसको जानते हैं। इसके लिए हमारे पास एक पेपर है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, जहां पे हम एसडीएलसी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, वेरिफिकेशन वैलिडेशन के बारे में पढ़ते हैं, और एचडीएलसी लाइफ साइकिल में फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, उसके अलावा डिजाइनिंग, टेस्टिंग, कोडिंग, मेंटेनेंस, इंप्लीमेंटेशन। ये वो फेजेस होते हैं जो हम किसी भी वेबसाइट को, किसी भी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है। अब जब हमने कोई भी वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस बना लिए हैं और उसको एक जगह स्टोर कर दिया है हमने, तो उसको ऑनलाइन चलाने के लिए हमें सर्वर पे उसको अपलोड करने की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है। एक तो होता है लोकल सर्वर जो हमारे सिस्टम पे वर्क करता है, और एक होगा ऑनलाइन सर्वर जो कि पब्लिकली अप्रोच करेगा। अब देखिए, आप में से जिसने भी वेब एप्लीकेशन बनाई होगी अपने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, तो जो हमारा एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, पेजेस डिजाइन करते हैं यूजिंग एचटीएमएल और सीएसएस। हम जेएस लगाते हैं जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस के लिए। उसके बाद हम उसमें पीएचपी या डॉट नेट इंप्लीमेंट करके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, देन फाइनल डेटाबेस लिंकिंग के बाद उसको हम होस्ट करते हैं, रन कराते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था कि लोकल जो होस्ट होता है, जिसको लोकल सर्वर हम कहते हैं, तो पीएचपी के साथ जो है वो जैम सर्वर हमारा चलता है। ठीक है। लोकल सर्वर हम हमारी क्लाइंट मशीन में इसको इंस्टॉल करते हैं। मैंने जैम्प इंस्टॉल किया, जैम्प इंस्टॉल करती ही देरी इसके साथ दो हमें मिलते हैं, अपाचे मिलता है और एक ये मिलेगा एग्जाम। ठीक है। अब ये जैसे ही मिलेगा आपको, इसके थ्रू आप जब लिखोगे यूआरएल में लोकल होस्ट, तो ये आपका वर्क करेगा। ठीक है। और इसके साथ आपको क्या लिखना है, पीएचपी माई एडमिन। तो पीएचपी माई एडमिन आप लिखोगे तो ये आपको डेटाबेस का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब हम पीएचपी पे काम करना चालू करते हैं, हम जैम को इंस्टॉल करते हैं, तो जैम हमारा कहां पे इंस्टॉल होता है, सी ड्राइव में जाकर के। ठीक है। फिर इसमें हमारा एच टी डॉक्स नाम का फोल्डर होगा, और इस फोल्डर में हमने जयपुर नाम का एक फोल्डर बनाया, और इस फोल्डर में मैंने मेरी पहली फाइल सेव करी, होम डॉट पीएचपी। ये पूरा का पूरा पाथ हमने कहां डाला, यूआरएल में डाला। तो ये मेरे लोकल सिस्टम पे होम डॉट पीएचपी की फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा। जब ये सारा काम आपने किया,
तो इसी एसटी डॉक्स के फोल्डर में आपने जयपुर नाम का जो फोल्डर बनाया था, इसी में आपका सीएसएस की भी फाइल होंगी, इसी में आपकी जेएस की फाइल भी होंगी, इसी में आपका इमेज का भी फोल्डर होगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पैकेज आपने फोल्डर में फाइल्स को सेव किया हुआ है। फिर होता क्या है कि जब हमने ये वेब एप्लीकेशन लोकल सर्वर पे रन करा ली है, हमने रन करा करके और प्रोजेक्ट को चेक कर लिया, तो उस प्रोजेक्ट को फिर हमें ऑनलाइन करना पड़ता है। अब ऑनलाइन करने का मतलब हमें उसको होस्ट करना है। होस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी डोमेन नेम की। डोमेन नेम हम बुक कराएंगे और उसके बाद हम हमारा जो है होस्ट नेम भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया www.udaipurhotels.com। अब इसमें ये डोमेन नेम हो गया और ये मेरा होस्ट नेम हो गया। अब मेरा जो प्रोजेक्ट था ये यहाँ पे फोल्डर में सेव था, इसकी सारी फाइल्स और इमेजेस सीएसएस सब यहाँ पे थी। मुझे होस्ट करना था, होस्ट करने के लिए मैंने एक यूआरएल डिसाइड किया और उसमें मेरा domain.com हो गया। फिर हमें एक जरूरत पड़ती है फाइलजिला सॉफ्टवेयर की। ये फाइलजिला क्या करेगा, एफटीपी का काम करता है और यहाँ पे एक सी पैनल होगा। इस सी पैनल से क्या होंगी, सारी की सारी ऑनलाइन सर्वर पे होस्ट होंगी हमारी फाइल्स। ये पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है। अब जैसे कल मैं यूनिवर्सिटी में एमसीए के स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट चेक कर रहा था, उसने यही होटल्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाया है। तो उसने क्या किया कि भी जनरली राजस्थान एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो राजस्थान के अंदर पूरे ईयर में जो है हजारों लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो वो चाहते हैं कि भी उदयपुर सिटी विजिट करना चाहते हैं या जयपुर विजिट करना चाहते हैं या अजमेर। तो इन सब सिटी से रिलेटेड उसने एक कैटेगरी बना ली सिटी, और उस कैटेगरी में फिर उससे रिलेटेड उस शहर के जो भी फेमस 3 स्टार 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं उनका नाम ले लिया और उसकी इमेजेस लगा दी। ऑनलाइन आप अपने लिए डेट सेट कीजिए, इतने तारीख से इतने तारीख तक मुझे स्टे करना है और मुझे 1 रूम का जो है स्टे करना है। तो वो सारी चीजें वहां पे उसने फेयर कितना चार्जेस लगेगा वो सेट किया। तो वो सारी की सारी किस चीज की बात की, होटल्स इंडस्ट्री की बात की, और उसके लिए उसने प्लानिंग की और प्लानिंग के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन बना। डॉक्यूमेंटेशन के बाद HTML CSS से पेजेस डिजाइन हुए, डेटाबेस में लिंकिंग हुई और ये लोकल सर्वर पे उसने मुझे रन करा के दिखाया। लोकल सर्वर कौन सा था हमारा, ज़ैम। अब उसी वेबसाइट को वो व्यक्ति लड़का चाहे तो ऑनलाइन करना है तो उसको केवल और केवल ये करना पड़ेगा, डोमेन बुक कराना है और सर्वर पे स्पेस लेना पड़ेगा। ठीक है, सर्वर पे स्पेस लेने के लिए उसको कुछ चार्जेस पे करने होंगे। डोमेन बुक कराने का भी GoDaddy से कुछ नॉमिनल चार्ज होता है। फिर उसके बाद वो ऑनलाइन उसका यूआरएल शेयर कर सकता है और जिस किसी को भी एक्सेस करना होगा वो अपना एक्सेस कर सकता है। ये पूरा का पूरा सिनेरियो चलेगा एक बेसिक वेब एप्लीकेशन डिजाइन करने में और एक वेबसाइट को क्रिएट करने में। ठीक है, इसमें कुछ पेजेस जो होंगे, होम होगा, अबाउट होगा, सर्विसेज होगा, कैटेगरीज होंगी, वो आप अपनी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। अब मुझे एक चीज बताएं कि आप लोगों ने डीबीएमएस में पढ़ा होगा ईआर डायग्राम और डीएफडी। तो ईआर डायग्राम में और डीएफडीज में क्या अंतर होता है? डेटाबेस का चैप्टर हो गया ना। तो डीएफडी डेटा फ्लो डायग्राम और ईआर डायग्राम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में क्या अंतर है? जब मैं एक मिनट जब एसआरएस बनाऊंगा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो उसमें ईआर डायग्राम आएगा या डीएफडीज आएंगी? आप बताइए। हाँ, गुड, वेरी गुड। देखिए, जनरली हम लोगों ने डेटाबेस के टाइप्स पढ़े थे। वी हैव वेरी बेसिक 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, आरडीबीएमएस, एनडीबीएमएस, एचडीबीएमएस। तो हम लोग जिस डीबीएमएस में काम करते हैं तो हम टेबल्स क्रिएट करते हैं। टेबल्स के अंदर रो एंड कॉलम का कलेक्शन होता है और उसके अंदर टपल होती हैं और जिसको हम फील्ड के नाम से भी जानते हैं। तो रिलेशनशिप जो होती है एक टपल के बीच में या एक फील्ड के बीच में, वो अपने आप में किस तरह से डिफाइन होती है? रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या होगी? एसोसिएशन अमंग फील्ड्स। एक फील्ड का दूसरे फील्ड के साथ क्या एसोसिएशन है, वो रिलेशनशिप कहलाती है। तो जैसे ही आप क्या करोगे, अपने एंटिटीज का मतलब क्या होगा?
जो उस पेज के थ्रू वर्क कर रही हैं वो एंटिटीज होंगी। और डीएफडीज में क्या होगा कि वहां पे डेटा कैसे मूव कर रहा है एक पेज से दूसरे पेज पे। यानी एक पेज, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, सिटी सेलेक्ट करते हैं, और उससे लिंक होकर के दूसरी सीक्वेंस में दूसरे पेज पे डेटा फैच होके आता है। तो डेटा फ्लो डायग्राम का मतलब मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। और ईआर डायग्राम मींस एसोसिएशन और रिलेशनशिप अमंग द एंटिटीज। एंटिटी के बीच का जो रिलेशनशिप है, जिसका सबसे बेसिक एग्जांपल दिया जाता है बैंक और कस्टमर के बीच में, जो कि अकाउंट नंबर से एसोसिएट होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इस पूरे सिनेरियो के लिए डॉक्यूमेंटेशन शुरू करूंगा मैं, तो सबसे पहले आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सार, मैंने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी कौन सी काम में ली, और उसके अंदर फिर डिजाइनिंग में क्या काम में लिया गया, टेस्टिंग कैसे करी, और जो हमारी इंप्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस कैसे किया हम लोगों ने। अब एक चीज आप लोगों ने पढ़ा है कि डॉक्यूमेंटेशन होता है, हमने सी में भी पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन करना कंपलसरी हो जाता है। सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट से हम उसको डॉक्यूमेंट्स डिफाइन करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है फ्यूचर के एस्पेक्ट से। आज मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया 2022 में, लेकिन 2025 में कोई व्यक्ति उसमें चेंजेस करना चाहता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही होगा हमारा। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका एफटीपी के थ्रू होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यहां पे एक फाइलजीना नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो लोकल मशीन से सर्वर तक इन फाइलों को अपलोड करने का काम करेगा और डेटाबेस को इंपोर्ट करने का काम करेगा। जब आप पीएचपी माई एडमिन खोलेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा एक इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। कई बार इंपोर्ट जब आप करते हो तो ये फाइलें सर्वर पे जाकर के स्टोर होती है, और ये सी पैनल आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप इन सब चीजों को एक्सेस करते हो। आपने सुना होगा कि डेटाबेस का बैकअप लेना पड़ता है सर्वर पे से, तो वो बहुत जरूरी हो जाता है, उसके लिए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। एक्सपोर्ट इन द सेंस कि भाई मान लीजिए, अगर मैं बात करूं अभी दैनिक भास्कर में डेली सैकड़ों न्यूज आती है, तो उनका डेटाबेस कहां जाकर के स्टोर हो रहा है, कौन बताएगा मुझे। पूरे इंडिया में की न्यूज आ रही है, वहां पे पोस्टें डल रही है उसमें। अब वो पोस्ट जाकर के स्टोर कहां हो रही है, और मैं आज बैठा हुआ हूं कितनी तारीख को, 26 तारीख को, और मुझे देखनी है कब की न्यूज, 20 तारीख की। तो वो 20 तारीख पुरानी वाली न्यूज मुझे मिल जाएगी, मैं क्लिक करूंगा डेट वाइज पे, तो वो डेटा कहां पे रखा हुआ है, सारा का सारा सर्वर पे रखा हुआ है, सर्वर से रिट्रीव हो रहा है। लेकिन क्या सर्वर पे परमानेंट वहां रहेगा, और सर्वर पे इतना उनका स्टोरेज है जिसपे उतनी सारी फाइलें स्टोर है। उनका खुद का सर्वर है, उनके खुद के सर्वर पे वो सारी की सारी पोस्टें और इमेजेस जाकर के स्टोर हो रही है डेटाबेस में जाकर के, ताकि आप कहीं पे भी बैठे हुए और कितनी पुरानी से पुरानी जो न्यूज है, 5 साल 3 साल पुरानी, आप वहां पे जा, एक लिमिटेड कैलेंडर रखते हैं वो लोग, 3 साल 5 साल तक का आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे जाकर के वो पोस्टें और वो इमेजेस स्टोर हो जाती है। वो कहां पे होगी, सर्वर पे होगी, और सर्वर पे डेटाबेस में जाके, और उस डेटाबेस का वो डे बाय डे डेली का बैकअप लेते हैं जो वहां की आईटी टीम है। अब जैसे कल ही मेरी चर्चा हो रही थी, वित्त भवन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मेरे वहां पे फ्रेंड है जो कि टीम लीडर है जावा पे, उनका काम है। तो वो बता रहे थे कि वित्त विभाग की जितनी भी एप्लीकेशन है, जितना भी राजस्थान सरकार में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उस तक का बैकअप सरकार के पास है। ई मित्र के थ्रू क्या हो रहा है, कोई पब्लिकली जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सारा का सारा वित्त विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है वहां से। गुड़गांव बेस्ड वो कंपनी है, और राजस्थान का जो सरकारी विभाग है उनका प्रोजेक्ट वहां पे रन कर रहा है। तो डेटाबेस में सारी चीजें स्टोर होती है। डेटाबेस का मतलब ही क्या हुआ कि भाई हमारे पास वो सिक्योर फॉर्म में पड़ा हुआ है, हम उसको कभी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। जबकि मैन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा ना, फाइल ओरिएंटेड अप्रोच वर्सेस डेटाबेस अप्रोच, तो दोनों में क्या अंतर था। तो वहां पे जो डिफरेंस हमने पढ़ा, वो ही बेनिफिट हमें यहाँ पे ऑनलाइन में मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा होस्टिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। अब उस सर्वर से वो लोग बैकअप निकालते हैं एक्सपोर्ट कर करके, अलग सिस्टम में स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। हाँ, वो तो रिलीज हट जाएगा वहां से।
हाँ, वो ट्रांसफर करने का कंसेप्ट रहता है। हाँ, तो ये जैसे जितनी भी जैसे बताया ना कल उन्होंने मुझे कि भी राजस्थान सरकार में वित्त विभाग से रिलेटेड, अब जैसे एसएसओ आईडी पे आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो और 10 लाख बच्चों ने ट्रांजैक्शन किया और उसका अमाउंट कितना आया, आपकी एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो रही है, उसका रिकॉर्ड तक उन लोगों के पास मेंटेन है। तो वो सारा काम वो लोग डेटाबेस के थ्रू ही कर रहे हैं और काफी बड़े स्तर पे हो रहा है वो काम। लंबी टीम है जो टीम चीजों को मैनेज कर रही है, एक्सेस कर रही है। अब देखिए यहां पे एक टॉपिक आया डोमेन नेम का और यूआरएल का, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और डोमेन नेम पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यूआरएल में हमेशा एक तो होता है एक डॉट से पहले www वर्ल्ड वाइड वेब, फिर ये होता है होस्ट नेम और फिर ये लास्ट वाला होता है डोमेन नेम। ठीक है, अब ये डोमेन नेम हो गया हमारा और इसी को हम यूआरएल बोलते हैं, जिसके थ्रू एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सर्वर से इसको रिसर्च को फाइंड आउट करता है एड्रेस को। अब ये होस्टिंग की बात हो गई, एक छोटा सा टॉपिक रह गया था एक्सएमएल का। देखिए एक्सएमएल जो है हमारी, इसकी फुल फॉर्म होगी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब बात आती है कि हमने HTML में पढ़ा था मार्कअप लैंग्वेज और यहां पे आ गया एक्सटेंसिबल। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है, फैलाना। इसका जो बेसिक अंतर जो हमें समझना है वो इतना सा है कि ये HTML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज पे बेस्ड है, जो कि HTML भी इसी पे बेस्ड थी। इसका भी डेवलपमेंट 1990s में शुरू कर दिया गया और W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने इसको क्रिएट करना शुरू किया था। फर्क इतना आया कि HTML का प्रोग्राम बनाने का एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, जहां पे हम HTML लिखते हैं, हेड लिखते हैं, टाइटल लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन XML में क्या होता है कि ऐसा कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये कि HTML में यूजर प्री डिफाइंड टैग्स को ही फॉलो करते हुए अपना डिजाइन क्रिएट करता है। लेकिन XML में क्या होगा, प्री डिफाइंड कोई टैग नहीं है, यूजर खुद के टैग क्रिएट करेगा। ठीक है, अब वो टैग क्रिएट कैसे करेगा, उसके लिए एक हायरार्की फॉलो की जाती है, ट्री पैटर्न फॉलो किया जाता है। ट्री पैटर्न क्या होगा वो अभी हमें समझ लेना है कि XML में यूजर स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा, ठीक है, जबकि HTML में क्या होता था, HTML में प्रीडिफाइंड टैग है, वो टैग ब्राउजर रीड करता था। ठीक है, क्या डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है, डेटा को डिफाइन करता था, जबकि XML स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि भी हमारा जो XML में बनेगा प्रोग्राम, उसमें क्या मेजर चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहला, XML को आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन मार्क लगेगा वहां पे भी। XML वर्जन लिखा जाएगा 2.0, ठीक है, और ये होगा आपका यहां पे बंद। एक यहां पे आएगा DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डॉक्यूमेंटेशन, सॉरी डेटा टाइप डॉक्यूमेंटेशन, DTD इसकी फुल फॉर्म। और एक आएगा UTF, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये फुल फॉर्म पूछी जाएगी, UTF का मतलब क्या होता है XML के अंदर। ठीक है, अब ये आपने स्टार्ट कर दिया, ये केवल ये बता रहा है कि आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। अब मैंने आपको कहा कि XML में यूजर खुद के टैग खुद बनाएगा, और वो कैसे बनाएगा, ट्री स्ट्रक्चर में। ट्री स्ट्रक्चर का मतलब जिसमें एक रूट होगा, उस रूट से कुछ ब्रांचेस निकली हुई होगी। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल आपको मिलेगा कि यहां पे आपने एक टैग बनाया टू नाम का, ठीक है, और इस टैग को आपने यहां पे क्लोज कर दिया, और एक टैग बनाया यहां पे फ्रॉम नाम का, फ्रॉम को हमने यहां पे क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मैस सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट को हमने क्लोज कर दिया, और फिर लास्ट में हमारा मैसेज, और ये मैसेज को क्लोज कर दिया हमने।
ठीक है, तो ये एक तरह से क्या बनी, हमारी आउटर टू इनर एक हायरार्की बन रही है। ये हमारा रूट स्टार्ट हुआ और रूट के अंदर ये ब्रांचेज है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक के बाद एक कनेक्ट हो रही है। तो ये एग्जांपल आपको समझना है, वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि ये सिंटेक्स जो है वो सही है या नहीं है। तो आपको हमेशा ये चेक करना होगा कि आउटर से इनर की ओर जो ये टैग बनाए गए वो एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए। कुछ इस पैटर्न में आप टैग बनाएंगे जो कि आउटर वाले से इनर वाला लिंक्ड होगा। ठीक है, और ये टैग खुद के यूजर के बनाए हुए हैं, यूजर डिफाइंड टैग हैं ये। ठीक है, ये हमारा XML से रिलेटेड वर्क होगा। अब इसके अंदर कुछ जो और थोड़े डीप के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा कि इसमें एक चीज आती है प्रोलोग और एक होती है बॉडी। तो प्रोलोग इसको माना जाता है और बॉडी हमारा नीचे वाला पार्ट कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके XML से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे। ये ध्यान रखना, HTML 1919 W3C और ये दो फुल फॉर्म DTD और UTF, इन दोनों पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और वर्जन XML का 2.0 और इसका सिंटेक्स क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क से क्लोज होगा। क्लियर है, ये हमारा XML वाला पार्ट है। अब कल मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में डिस्कस करूंगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? लेटेस्ट वर्जन 5.0। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि HTML के अंदर एंकर टैग किस काम में आता है? हम्म, है लिंक और हाइपरलिंक में डिफरेंस है क्या? लिंक और हाइपरलिंक क्या डिफरेंस है? और हाइपरलिंक? एंकर टैग किस काम में आएगा, लिंक क्रिएट करने में या हाइपरलिंक करने में? इधर से इधर से। हाँ, कौन से एंकर्स को? आपसे पूछ रहा हूं मैं। हाइपरलिंकिंग, लिंकिंग और रिडायरेक्ट तीनों अलग अलग चीजें हैं क्या? हाँ, इधर से आप बताओ। हाइपरलिंक, लिंक और रिडायरेक्शन। और रिडायरेक्शन में? हाँ, हाँ, दोनों चीज आपने, और बट अंतर क्या हो गया? हम्म, सोचो, अंतर है भी या नहीं है? सेम ही है क्या तीनों चीजें? लिंकिंग, हाइपरलिंकिंग और रिडायरेक्शन। हाँ, हम्म, पीछे पीछे आप डिस्कशन क्यों स्टार्ट, भाई उस पे चीजों पे गौर किया करो। रीडायरेक्शन का मतलब होता है ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, और हाइपरलिंक में क्या होगा, आप जिस पेज पे है ना उसी पेज पे आपका दूसरा पेज खुलेगा। ठीक है, समझ गए आप, रिफ्रेश हुए बिना। भाई आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म पे आपने लिखा एक्शन और लिखा मेथड। तो एक्शन में मैंने पाथ दिया था वेलकम डॉट पीएचपी नाम के पेज का, और मेरा, मैंने जैसे ही सारी फिल की एंट्री सबमिट किया, सबमिट करते ही देरी उसने मेरे को नया पेज वहां पे ला करके डिस्प्ले कर दिया और हम किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, जबकि उसमें क्या होगा, हाइपरलिंकिंग में आप जिस प्लेस पे हैं, मान लीजिए होम पेज पे हैं, होम पे मेन्यू बने हुए थे, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, फीडबैक, सर्विसेज। राजस्थान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपने एक्सेस की होगी uniraj.ac.in। तो मैं एग्जामिनेशन वाले लिंक पे जाके क्लिक करूंगा
तो वो वहीं पे मुझे एग्जामिनेशन पे रखेगा, ठीक है। लेकिन आपने जब जीमेल पे क्या बनाई थी, अपनी फर्स्ट टाइम यूजर आईडी बनाई थी, आपने नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड सब कुछ डिटेल डाल दी, आपने सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आप वेलकम मैसेज पे कहां जाए गए, जीमेल के पैनल पे चले गए ना, तभी तो इनबॉक्स खुला, तभी आपका मेलिंग का कंपोज का ऑप्शन आया, स्पैम का ऑप्शन आया। तो रिडायरेक्शन में हमारी लोकेशन चेंज हो जाएगी, इतना सा अंतर होता है, ये सोचने वाली बात होती है बस। काम वहां दोनों में कौन कर रहा है, एक पर्टिकुलर यूआरएल कर रहा है, और एंकर में हम एक एचआरईएफ में डिफाइन करते हैं, और फॉर्म में हम एक्शन में डिफाइन करते हैं उसको, ठीक है। सेम ही है वो दोनों, हाँ। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब बात आती है अगला क्वेश्चन कि फ्रेम क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम इन एचटीएमएल। Frame is a predefined file which is created in HTML, and frame is insert into frame set, and frame set is a particular section of a web browser which is divided through row and column basis। यानी फ्रेम सेट क्या होता है, ब्राउजर का एक सेक्शन होता है, हिस्सा होता है, जो कि रोज एंड कॉलम के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ होता है, और उस फ्रेम सेट के अंदर हम क्या करते हैं, पहले से बनी हुई कोई फाइल को पुट करते हैं, तो वो फाइल अपने आप में फ्रेम कहलाती है। और इसी से रिलेटेड आता है आई फ्रेम, जिसको हम इनलाइन फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। जब हम कोई फ्रेम एक ही लाइन में डिफाइन करेंगे तो वो इनलाइन फ्रेम कहलाएगा, आई फ्रेम कहलाएगा। मैंने लिख के दिया है नोट्स के अंदर ये सारा, ठीक है। फ्रेम सेट पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, एचटीएमएल पे से अगर बनता है तो। उसके अलावा हमने टॉपिक डिस्कस किया था कि डिव क्लास और डिव आईडी में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बहुत फेमस और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। याद नहीं है, आप थे नहीं क्लास में। डिव क्लास और डिव आईडी में क्या डिफरेंस है, डिव का रोल क्या है, डिव टैग और टेबल टैग में क्या अंतर है। अब तो टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, इतना सोचोगे तो फिर क्या, ये तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट है एचटीएमएल, फिर नेटवर्किंग और डेटाबेस और ऑपरेटिंग सिस्टम में तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी। जल्दी बताओ, डिव टैग और टेबल टैग में डिफरेंस। मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को उसको बताया था कि जब इनिशियल फेज में वेब पेजेस डेवलपर डिजाइन कर रहे थे, तो HTML4 में जब उन्होंने पेजेस को डिजाइन करना स्टार्ट किया, उन्होंने टेबल टैग से ब्राउजर के ब्लॉक्स बनाए थे, रो एंड कॉलम्स में, ठीक है। बट उससे क्या हो रहा था, पोजीशन सेट नहीं हो रही थी। लेकिन डिव टैग आया, डिव टैग HTML 5.0 में, और ये हमारा एडवांस टैग में है, जो कि हमारे वेब ब्राउजर को सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है, और उस सेक्शंस को अपने अकॉर्डिंग पोजिशनली सेट करने के काम में आ रहा है। और पोजीशन थी हमारे पास टू टाइप्स की, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, ठीक है। और डिव आईडी के बारे में हमने पढ़ा था कि डिव आईडी पर्टिकुलर जिस पेज पे हमें कोई एक सेक्शन अप्लाई करना है, तो हम डिव आईडी काम में लेंगे, और क्लास ऐसा पर्टिकुलर पोजीशन जो हमारे मल्टीपल पेजेस पे अप्लाई हो रहा है, वहां पे हम क्लास काम में लेंगे। हाँ, पीछे एक टैग हमने पढ़ा था, स्पैन टैग, SPAN, स्पैन टैग का क्या रोल है। डिव और स्पैन हमेशा साथ में आता है, क्या रोल है स्पैन टैग का। नहीं नहीं, कॉल स्पैन, रो स्पैन, ओनली स्पैन टैग, SPAN। क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पैन टैग क्या करता है, जब हम कोई मल्टीपल लाइंस का कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उस डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर वर्ड को हमें हाईलाइट करना है, समझ गए आप बात। मेरी पैराग्राफ है 10 लाइंस का, और उस 10 लाइन में एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसको मुझे क्या करना है, हाईलाइट करना है, स्पेसिफाइड करना है। तो मैं उस वर्ड के आगे पीछे स्पैन टैग लगाऊंगा, और उस स्पैन की स्टाइल दूंगा, तो वो पर्टिकुलर वर्ड जो है वो हाईलाइटेड फॉर्म में हो जाएगा, स्पेसिफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो मेन मेन क्वेश्चंस हैं वो है। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया कि H4 जो है,
H4 हेडिंग कौन सी है? H4 हेडिंग कौन सी है? हेडिंग कौन सी है भाई? हमारी हेडिंग H1 से H6 तक चलती है। H1 इज द लार्जेस्ट और H6 इज द स्मॉलेस्ट। अपोजिट चलता है इसके अंदर। तो H4 क्या है हमारी? थर्ड स्मॉलेस्ट हेडिंग, नीचे से छोटी। ठीक है, इस तरह के वो लोग, चीज वही रहेगी बट क्वेश्चन को थोड़ा सा अल्टरनेट करके घुमा फिरा के पूछेंगे, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन बनेगा तो वो कैसे घुमाया हुआ है वहां पे हमें टाइम देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्राउजर की जब हम बात करते हैं तो विच इज द फास्टेस्ट वेब ब्राउजर? कौन सा सबसे फास्टेस्ट वेब ब्राउजर है? क्रोम है कि सफारी है कि मौजिला है? क्रोम। क्रोम रिलीज कब हुआ था मार्केट में? क्रोम का कौन सा वर्जन चल रहा है? मैंने पीडीएफ सेंड की थी उस ग्रुप के अंदर, उसमें हैं ही सारे। और कल शायद अपने इंस्टीट्यूट का नोट्स लॉन्चिंग वाला प्रोग्राम है, तो शायद परसों सर आप लोगों को नोट्स भी दे देंगे जो जो प्रिंट हो गए हैं। कल प्रोग्राम है संडे को, जिसमें काफी सीनियर पर्सन्स आएंगे, आईएएस रिटायर्ड, आरएएस, जो कैसे एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी आपको डिसाइड करनी है उस पर डिस्कस करेंगे। सुनील सर रहेंगे, वो बताएंगे आप लोगों को कि किस तरीके से उन्होंने अभी नेट का एग्जाम क्लियर किया है, क्या छोटी छोटी और क्या हायर लेवल की चीजें आप लोगों को तैयार करनी है। कोई भी लाइन आपको नहीं छोड़नी है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आपको नहीं छोड़ना है। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई नहीं है, हमारे को सबने सिलेबस में हमने ये पढ़ी हुई है, तो हमारे लिए नई तो कोई चीज है नहीं, सारा हमारा बेस बना हुआ है इन सब चीजों का। उसके बावजूद अगर हमारे नंबर कम आते हैं, क्योंकि देखो 5 से 7 क्वेश्चन होंगे कॉम्प्लिकेटेड, बाकी 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन वो ही है जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। जैसे कि मैं एक टॉपिक अभी डिस्कस कर रहा था आप लोगों के साथ एसआरएस के बारे में, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिजाइन एप्लीकेशन वाले पार्ट का। शायद वो सीनियर, बेसिक में नहीं है, सीनियर में है। तो सीनियर वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। क्या होता है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन? है, देखिए वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दोनों पार्ट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। ठीक है, टेस्टिंग का मतलब कि जब हम कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम पहले चेक कर लेंगे कस्टमर को डिलीवर करने से पहले। तो एक फेज होती है अंडर डेवलपमेंट और एक होती है आफ्टर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट में तो मैं कोई काम करना हूं तो मैं ये देखूंगा कि मैं सही काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा, तो वो तो हो गया वेरिफिकेशन। और जब मैंने प्रोडक्ट कंप्लीट करके कस्टमर को दे दिया, देने के लिए फेज में हूं, तो जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई या नहीं हुई, वो किस में आ जाएगा? वैलिडेशंस में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम टेस्टिंग यूज में लेते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसको हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। जो कि सीनियर की जो तैयारी कर रहे हैं उनको इस पेपर पे, तो क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा HTML। अगला फेज जावा स्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट फंक्शन कौन सा है? पीछे जावा स्क्रिप्ट का आउटपुट फंक्शन कौन सा है? कल भी हमने डिस्कस, परसों भी डिस्कस किया था, प्रोग्राम बनाया था मैंने बोर्ड पे। आप तो थे ना, तो बताओ ना जवाब। है प्रिंट? नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो जावा में है। प्रिंट और प्रिंट इको कल हमने पीएचपी में पढ़ा था, परसों पढ़ा था जावा स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का आउटपुट फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, जिसके थ्रू हम आउटपुट को प्रिंट करेंगे।
और प्रिंट और इको हमने पढ़ा था कल पीएचपी के सेंस में। क्या डॉट आई, वो तो पैकेज है, वो जावा में है। जावा स्क्रिप्ट और जावा अलग अलग चीजें हैं। जावा स्क्रिप्ट तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो हमारा अलग कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन बनता है सीएसएस का। सीएसएस के अंदर सेलेक्टर्स क्या होते हैं? इनको सेलेक्टर्स बोलते हैं, सही है। और प्रॉपर्टीज क्या होंगी? जब भी आप कोई फॉन्ट पे या किसी टैग पे स्टाइल लगाओगे, तो जैसे मान लीजिए पी टैग पे आपने लगाया फॉन्ट कलर फॉन्ट साइज, तो वो साइज जो है कलर जो है वो क्या है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये हमारा सीएसएस वाला पार्ट है। और इवेंट्स का क्वेश्चन बनता है। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाइपर लिंकिंग, रिडायरेक्शन और लिंकिंग, ये तीनों कब पॉसिबल है? इवेंट्स बेस्ड है। जब तक आप माउस से क्लिक नहीं करोगे, क्लिक के एक्शन पे ये परफॉर्म होंगे, तो वो क्लिक अपने आप में क्या है, एक इवेंट है। और ऑन सबमिट, फॉर्म सबमिट हो रहा है सबमिट पे, तो वो हमारा ऑन सबमिट भी एक क्या है, इवेंट है। ऑन लोड, जैसे ब्राउजर लोड हुआ, ब्राउजर के लोड के साथ ही आपका पॉपअप भी लोड हो गया, तो वो आपका ऑन लोड इवेंट है। ऑन की प्रेस अप, की प्रेस अप और डाउन, ये भी हमारे इवेंट्स हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे इवेंट्स कीबोर्ड और माउस के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद अगला एक टॉपिक आता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स। उसमें से भी क्वेश्चन बनेगा बनेगा। मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स के बारे में हमने क्या देखा था कि जब भी कोई हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जो ऑनलाइन पेज हमारे पास ओपन होके आता है, तो उसमें कुछ कंटेंट होते हैं। वो कंटेंट या तो टेक्स्ट की फॉर्म में होंगे, या फिर वीडियो की फॉर्म में होंगे, या फिर इमेजेस की फॉर्म में होंगे। तो वो वीडियो इमेजेस अपने आप में मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स का पार्ट है, जो कि एक वेब एप्लीकेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है, अब अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें जो भी चीजें हम उसमें इंक्लूड करेंगे वेब पेज में ऑनलाइन बनाने में, वो सारी चीजें हमारी मल्टीमीडिया में आएगी और ग्राफिक्स में आएगी। अब उस मल्टीमीडिया को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसमें हमारा अडोब इलस्ट्रेटर भी आता है, जिसमें हमारा पेज मेकर भी आता है, जिसमें कोरल भी आता है और फोटोशॉप भी आते हैं। ये सारे के सारे क्या है, टूल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें कुछ प्री डिफाइंड टूल्स दिए हुए हैं, और उन टूल को पुट करते हुए हम क्या करते हैं, अपना टास्क फुलफिल करते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ आपका पेपर सेट होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, कौन बताएगा? हाथ खड़े करना। एमएस एक्सेल के अंदर एक सेल की हाइट और विड्थ कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? इसका मतलब आप लोग